जब से हम इंसानों ने स्पेस में स्पेसक्राफ्ट भेजना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक हम बहुत से स्पेसक्राफ्ट स्पेस में मौजूद प्लैनेट, स्टार और एस्टेरॉयड पर भेज चुके हैं और अभी भी हम लगातार स्पेस मिशंस पर काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 की भी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है। पर हम आपको इन स्पेसक्राफ्ट के बारे में नहीं बताने वाले, बल्कि हम आपको लॉस्ट स्पेसक्राफ्ट के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन लॉस्ट स्पेसक्राफ्ट की कैटेगरी में कैसे स्पेसक्राफ्ट आते हैं। गाइस, जब हम पृथ्वी से स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजते हैं और उसके सफल होने से पहले उस स्पेसक्राफ्ट में कोई दिक्कत आ जाए, या फिर वो काम करते करते उसका फ्यूल खत्म हो जाए, या फिर वो किसी एस्टेरॉयड से टकराकर नष्ट हो जाए, या फिर उन्हें कुछ दिक्कतों के चलते जानबूझकर स्पेस में छोड़ना पड़े, तो इन स्पेसक्राफ्ट को हम लॉस्ट स्पेसक्राफ्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और इस वीडियो में भी हम आपको ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट यानी एलक्रॉस के अंतर्गत अक्टूबर 2009 में पहले इसका रॉकेट और फिर मेन सैटेलाइट मून के सरफेस से टकरा गए। इस मिशन का मकसद मून के साउथ पोल में मौजूद लूनर पोलर रीजन के जियोलॉजी और वहां मौजूद आइस वाटर का अध्ययन करना था। शुरुआती अध्ययन में मून के साउथ पोल में बड़ी मात्रा में वाटर, आइस और हाइड्रोजन के सबूत मिले थे, जो कि भविष्य में मून को कॉलोनाइज करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते थे। पर हमें इस रीजन का और अच्छे तरीके से अध्ययन करने की जरूरत थी, जिसकी वजह से नासा ने एलक्रॉस मिशन को डिजाइन किया, जो कि मुख्य रूप से एक इम्पैक्ट मिशन था। इसके अंतर्गत सबसे पहले इसका रॉकेट बूस्टर मून के सरफेस में क्रैश होता है, जिसकी वजह से इसके सरफेस में एक क्रेटर बन जाता है और बड़ी मात्रा में डस्ट और रॉक के पार्टिकल इसके सरफेस से निकलते हैं। जिसके बाद इसका मेन स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंस्ट्रूमेंट इम्पैक्ट के बाद निकलने वाले डस्ट पार्टिकल का करीब से अध्ययन करते हैं और फिर वो मून के सरफेस में क्रैश हो जाता है। गाइस, 2005 में नासा ने टेम्पल-1 नाम के एक कॉमेट का अध्ययन करने के लिए अपना 272 किलोग्राम वजनी स्पेसक्राफ्ट उसमें क्रैश कर दिया। कॉमेट को वैज्ञानिक एक टाइम कैप्सूल भी मानते हैं, जो कि असल में हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय बचे हुए स्पेस बॉडीज हैं। ये बिना किसी बड़े चेंजेस के कई बिलियन सालों से हमारे सौरमंडल में इधर से उधर घूम रहे हैं। हम इसके सरफेस कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का अध्ययन कर हमारे सौरमंडल की शुरुआत और ग्रहों के निर्माण के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं। ऐसे में नासा के वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने के लिए करीब 8 किलोमीटर बड़ा टेम्पल-1 कॉमेट को चुना। गाइस, इस डीप मिशन को नासा ने जनवरी 2005 में लॉन्च किया था। करीब 5 महीनों की यात्रा के बाद जून 2005 में डीप इम्पैक्ट सरफेस टेम्पल-1 कॉमेट के करीब पहुंच गया और आखिरकार जुलाई 2005 में इसका 272 किलोग्राम वजनी इम्पैक्टर कॉमेट में क्रैश हो गया। इस इम्पैक्ट की वजह से टेम्पल-1 कॉमेट के सरफेस पर करीब 150 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा क्रेटर बन गया और साथ ही इस टक्कर की वजह से बड़ी मात्रा में स्पेस डस्ट भी निकली। मुख्य स्पेसक्राफ्ट ने इम्पैक्ट और क्रेटर की कई तस्वीरें ली और साथ ही इसमें मौजूद स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट ने इम्पैक्ट के बाद निकलने वाले डस्ट पार्टिकल में सिलिकेट, कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड और वाटर आइस की खोज की। गाइस, कैसनी मिशन को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए और इटालियन स्पेस एजेंसी के ज्वाइंट कोलैबोरेशन के अंतर्गत बनाया गया था। इस मिशन का मेन एम सैटर्न को ऑर्बिट करते हुए उसके रिंग जियोलॉजी, कंपोजिशन और उसके मून का करीब से अध्ययन करना था। गाइस, 15 सितंबर 2017 को कैसन स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की ओर अपना आखिरी सफर शुरू किया। इस समय कैसन सैटर्न के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, पर कोई साइंटिफिक मिशन के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को नष्ट करने के लिए। पर अपने आखिरी दौर में भी कैसन स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के एटमॉस्फेयर से जुड़े जरूरी जानकारी धरती तक भेजता रहा, पर आखिरकार इसका एंटीना भी नष्ट हो गया और पूरा स्पेसक्राफ्ट जलकर सैटर्न के एटमॉस्फेयर में समा गया। गाइस, मरकरी प्लैनेट हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे पास मौजूद ग्रह है।
अभी तक मानव इतिहास में केवल 3 ही स्पेस मिशन हैं जो कि इस ग्रह के फ्लाईबाय को अंजाम दे पाए हैं। नासा का मैसेंजर यानी मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरमेंटल जियो केमिस्ट्री एंड रैंकिंग मिशन भी इस ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इसका अध्ययन करने वाला पहला मिशन था। इस मिशन का मेन एम मरकरी ग्रह के जियोलॉजी, मैग्नेटिक फील्ड और केमिकल कंपोजिशन का करीब से अध्ययन करना था। इस मिशन को अगस्त 2004 में लॉन्च किया गया था और आखिरकार 30 अप्रैल 2015 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो गया और करीब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मरकरी ग्रह के सरफेस से ये टकरा गया। इस टक्कर की वजह से मरकरी ग्रह के सरफेस पर एक बहुत बड़ा क्रेटर भी बन गया है, पर सूरज के बहुत पास होने की वजह से वैज्ञानिक धरती पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से इस इम्पैक्ट और क्रेटर का अध्ययन नहीं कर पाते। गाइस, गैलीलियो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक ऑर्बिटर मिशन था जिसका मेन एम जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इसके ग्रह के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके मून का करीब से अध्ययन करना था। गैलीलियो मिशन को 1998 में लॉन्च किया गया था जो कि करीब 6 साल की लंबी यात्रा के बाद 1995 में जुपिटर प्लैनेट के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक एंटर हुआ। गैलीलियो मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन केवल 2 सालों का था, पर नासा के वैज्ञानिक की सूझबूझ के चलते इस मिशन को जुपिटर के ऑर्बिट में करीब 8 साल पूरे हो चुके थे। पर 2003 की शुरुआत में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म होने की कगार में पहुंच गया। ऐसे में वैज्ञानिकों को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को उसके फ्यूल खत्म होने से पहले ही सावधानी पूर्वक जुपिटर के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय करना था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को कम करना शुरू किया ताकि उसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर की ओर मोड़ा जा सके और आखिरकार 2003 में ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलकर नष्ट हो गया। पर इसने अपने अंतिम दौर में भी जुपिटर के एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन बेल्ट और चार्ज पार्टिकल से जुड़ी बहुत सी इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर भेजी थी। गाइस, आपको इन लॉस्ट स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।